Okay, so in today's class we will study the few more topics from the unit 3. ठीक है, so इनमें से हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करेंगे विद द टॉपिक डिपार्टमेंटेशन. ठीक है, so what is departmentation? So departmentation basically means the division of enterprises into the different parts. ठीक है, on the basis of function के basis या फिर और different basis पे हम क्या करते हैं, अपने organization को डिवाइड करते हैं सो दैट आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के वर्क है वो स्मूथली परफॉर्म हो सके. सो दैट इज नोन एज डिपार्टमेंटेशन. ठीक है, वाई? बिकॉज एवरी enterprise has a limitation है कि how many people an enterprise can handle. A group of people 5 10 15 this much a person a manager can handle, not कि आपके 150 ऐसे peoples को एक manager handle कर सके. So for that purpose what we are doing, we generally divide the people and their task into the categories, that is known as departmentation. ठीक है, so the process in which the job or are grouped together to bring the coordination among the organizational task is known as the departmentation. So there are the different bases on the basis of which the departmentation का classification कर सकते हैं, that is function के basis पे, on the basis of product, geography, customer and process. ठीक है, so इतने types हो सकते हैं आपके डिपार्टमेंटेशन करने के. ठीक है, सो लेट्स स्टडी this. So under this first classification है, that is functional departmentation. So functional departmentation में what we are doing, we are dividing the organization on the basis of specified functions which are being performed in the organization. Like we will generally group the activities, ठीक है, जो एक particular function से related है. ठीक है, like एक single work से related है, उनको हम लोग क्या करते हैं, group करते हैं in a single place. सो दैट यहाँ पे एक मैनेजर होगा जो उस फंक्शन से रिलेटेड जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं एंड उस फंक्शन से रिलेटेड जितने भी वर्क है उनको प्रॉपरली एक मैनेजर मैनेज कर सके. ठीक है, दैट इज ग्रुपिंग ऑफ कॉमन एंड एन होमोजीनियस एक्टिविटीज. Grouping of common or the homogeneous activities to form an organizational unit is known as the functional departmentation. So what is the example of functional departmentation? Anyone can say? बताओ एग्जाम्पल के लिए. Like product department, sales department, नहीं बेटा, वो नहीं production आएगा. department, नहीं? यहाँ आएगा आपका फाइनेंस, मार्केटिंग, ठीक Okay. है, HR, योर प्रोडक्शन. ठीक है, इसके साथ ही साथ आपका एक प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट. ठीक है, मैम सो दिस आर. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट तो बोला ना हमने, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी तो इसी का पार्ट हाँ, होगी. सेकेंड टाइम बोला, फर्स्ट टाइम आपने नहीं बोला था. सो इसका डिपार्टमेंटेशन जो होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस. लाइक फाइनेंस इज अ फंक्शन ना इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मार्केटिंग, HR, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट. ठीक है, जो आपके बेसिकली रॉ मटेरियल्स की सप्लाई से रिलेटेड वर्क करते हैं, उनको क्या क्या चीज़ें प्रोक्योर करनी है. ठीक है, सो दिस इज अबाउट फंक्शनल. सो लेट अस स्टडी द एडवांटेजेस. सो एडवांटेजेस क्या है कि देयर इज अ स्पेशलाइजेशन. लाइक फाइनेंस के जो जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड वर्क करते हैं, सो दे विल बिकम द स्पेशलाइज्ड इन फाइनेंशियल मैटर्स. ठीक है, नेक्स्ट इज ईजियर easier control over the functions. ठीक है, easily you can control the functions which are performed in a organization. ठीक है, और basically in your functional department. Next is maintain the power and prestige of major functions. ठीक है, because यहाँ पे किसी भी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, तो बेसिकली आपका पावर एंड प्रेस्टीज जो है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के विद इन मेंटेन रहेगा. एंड दिस विल सिंप्लीफाइज द ट्रेनिंग. ठीक है, लाइक फाइनेंस के पर्सन है तो फाइनेंस से रिलेटेड ट्रेनिंग देंगे, मार्केटिंग के एम्प्लॉयज है तो मार्केटिंग से रिलेटेड ट्रेनिंग देंगे. ठीक है, सो ये जो होता है बेसिकली सिंप्लीफाई कर देता है दैट विच काइंड ऑफ एम्प्लॉयज विल रिक्वायर विच काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग. ओके, नाउ लेट अस स्टडी फ्यू डिसएडवांटेजेस. दैट इज दिस विल डी एम्फोसाइज ऑफ ओवरऑल कंपनी ऑब्जेक्टिव. अभी क्या है, आपका ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड हो गया इनटू द वेरियस फंक्शनल डिपार्टमेंट. सो आपका क्या होता है कि लाइक फाइनेंस के अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे, लाइक वी हैव टू अर्न दिस मच प्रॉफिट और दिस मच प्रॉफिट दिस ईयर और इन द नेक्स्ट ईयर, वैसा कोई टारगेट बना लेगा. मार्केटिंग वाला अपना कुछ सेल्स से रिलेटेड टारगेट बना लेगा, HR वाला कुछ अपने एम्प्लॉय से रिलेटेड टारगेट बना लेगा. इससे क्या होता है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो समवॉट रह जाता है, दैट यू आर not able to accomplish that in a proper time and in a proper manner. Next is reduce the coordination between the functions. ठीक है, अंडरस्टूड है. लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एंड रिजल्ट. ठीक है, दैट इज एंड रिजल्ट क्या था, हमारा एंड रिजल्ट था दैट ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना. बट हियर द एम्प्लॉयज विल जनरली फोकसेस ऑन अचीविंग द
departmental objectives. Okay. नेक्स्ट इज मेक द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंपनी एज अ सिस्टम डिफिकल्ट. ठीक है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है कंपनी की वो ओवरऑल सिस्टम के लिए डिफिकल्ट हो जाएगी, बिकॉज ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट इज फोकसिंग ऑन हीज और हर डिपार्टमेंट ओनली. नेक्स्ट इज ओवर स्पेशलाइज्ड एंड नैरो व्यू पॉइंट ऑफ की पर्सनल, बिकॉज आप क्या हो गए फाइनेंस के बंदे हैं, तो सपोज अ पर्सन और अ मैनेजर हु हैज स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस प्लस मार्केटिंग, बट लेट अस सपोज ही इज वर्किंग फॉर इन अ फाइनेंस डिपार्टमेंट फॉर 10 years. ठीक है, 10 साल से वो कहाँ काम कर रहा है. सो लेट अस सपोज उसको कोई मार्केटिंग से रिलेटेड वर्क दिया जाएगा, तो वो क्या करेगा, ओवर स्पेशलाइज हो गया है फाइनेंस में, तो वो क्या करेगा, लाइक कि उसको अदर डिपार्टमेंट्स के जो वर्क हैं दैट इज ही इज नॉट दैट मच इंटरेस्टेड. ठीक है, या फिर वो उसको नहीं करना चाहेगा, डायरेक्टली रिफ्यूज कर देगा इफ ही और शी विल परफॉर्म. सो दैट इज नॉट मच, वी कैन से कि अप्रोप्रिएट फॉर्मेट में नहीं होगा. ओके. नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द फंक्शंस डिपार्टमेंट. ठीक है, जो भी आपके फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में किसी भी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑर्डिनेशन हो सकता है. ठीक है, सो दिस आर अबाउट फंक्शनल डिपार्टमेंट. नाउ सेकेंड वन इज द प्रोडक्ट डिपार्टमेंट. ठीक है, सो प्रोडक्ट में क्या करते हैं, वी विल जनरली क्लासीफाई अवर ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट और अ प्रोडक्ट लाइन. ठीक है, जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं प्रोडक्ट या फिर जो प्रोडक्ट लाइन है उसके बेसिस में वी विल क्लासीफाई द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो दैट इज नोन एज अ प्रोडक्ट डिपार्टमेंटेशन. सो प्रोडक्ट डिपार्टमेंटेशन जो है जनरली फॉलो होता है, फॉलो इन मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन वाले ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, जैसे लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स की लाइन चल रही है, वहाँ फॉलो होता है. आपका एक स्मॉल फर्म है, वहाँ ये फॉलो नहीं हो सकता है. ओके. लाइक फॉर एन एग्जांपल वी कैन से लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ क्या है, टॉप मैनेजमेंट जो होता है डेलीगेट कर देता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को टू द डिविजनल मैनेजर्स. ठीक है, जैसे एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है एंड वो अपने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो उसको अपने डिविजनल मैनेजर्स को डेलीगेट कर देता है. यहाँ पे बहुत सारे डिविजनल मैनेजर्स होते हैं. फिर इन डिविजनल मैनेजर्स होते हैं वो फिर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के से रिलेटेड जो भी उनको वर्क करना है, उनको हाउ टू यूटिलाइज द रॉ मटेरियल इन अ प्रॉपर वे, कौन सी मशीनरी की ज़रूरत है, किस सीक्वेंस में प्रोसेस चलेगा, कैसा डिज़ाइन करना है उनको प्रोडक्ट को, उसमें और क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है. ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है एक पर्टिकुलर जो डिविजनल मैनेजर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. ओके. सो ये है आपका प्रोडक्ट डिपार्टमेंटेशन. ओके. इसके एडवांटेजेस क्या है, दैट इट कैन रिड्यूस द कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम. ठीक है, क्योंकि बिकॉज एक प्रोडक्ट से रिलेटेड टास्क जो है सिर्फ एक डिविजनल मैनेजर हैंडल कर रहा है एंड उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई अदर जो भी मैनेजर्स है वो यहाँ किसी भी टाइप का इंटरफेरेंस नहीं करेंगे. सो दिस विल रिड्यूस द कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम एंड देयर इज एन इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द पर्टिकुलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट जो इंटीग्रेट हो जाते हैं. लाइक यहाँ पे जितना भी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितना भी वर्क है वो एक डिविजनल मैनेजर हैंडल करेगा. Now, individual attention on each product line because every product line has a different divisional manager. So हर जो आपका जो प्रोडक्ट लाइन होता है उसके लिए अलग से डिविजनल मैनेजर असाइन होता है. तो वहाँ पे वो फोकस करके उस प्रोडक्ट को अटेंशन देता है कि इसमें क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है आपको या नहीं करना है, आपको कैसे उसका प्रोडक्ट की यूटिलिटी इंक्रीज करनी है. ठीक है, उसका मार्केट में सेल कैसे इंक्रीज करना है. ठीक है. नेक्स्ट है थर्ड, ईजियर टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस प्रोडक्ट डिवीजन. ठीक है, ये टॉप मैनेजमेंट में जो बैठे होते हैं डीएम दैट इज डिविजनल मैनेजर के ऊपर, इनके लिए क्या होता है, इजी होता है कि वो कंपेयर कर सके इनके प्रोडक्ट का सेल प्रॉफिट जो भी अदर फैक्टर्स जो उनको कंपेयर करना है वो इजी हो जाता है. ना वाइड स्कोप ऑफ ट्रेनिंग, लाइक आप उनको बहुत सारा ट्रेनिंग दे सकते हैं. लाइक आपको डिविजनल मैनेजर के अंडर क्या होंगे, बहुत सारे मैनेजर्स बहुत सारे इंप्लॉइज होंगे हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइक एक प्रोडक्ट का डिविजनल मैनेजर है तो यहाँ पे मार्केटिंग का डिपार्टमेंट होगा, बिकॉज एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ना, इसके अंदर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर्म मैन्युफैक्चर होगा. तो यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी होगा, यहाँ पे पर्टिकुलर एचआर डिपार्टमेंट भी होगा, यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, यहाँ पे डिजाइन डिपार्टमेंट होगा, यहाँ पे प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट होगा. सो यहाँ पे क्या है, ट्रेनिंग का जो है जो स्कोप है वो बहुत वाइड हो जाता है. लाइक आप यहाँ पे पीपल को ट्रेनिंग दे सकते हैं इनटू द डाइवर्स फील्ड में. लाइक उनको प्रोडक्शन से रिलेटेड ट्रेनिंग दे सकते हैं, सेल्स से, फाइनेंस से लेके, एचआर से लेके, इन सारी चीज़ों से लेके यू कैन गिव द ट्रेनिंग टू देम. ओके. Now, next disadvantages, that is duplication of personal and physical facilities. Like एक प्रोडक्ट के अंदर लाइक डिविजनल मैनेजर्स हैं, डीएम
ठीक है, डिविजनल मैनेजर्स, दिस आर योर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन. सो यहाँ पे क्या होता है, लाइक देयर इज अ डुप्लीकेशन ऑफ पर्सनल, बिकॉज एक प्रोडक्ट के लिए जो मैनेजर है डीएम, ये अपने अपने अंडर वर्क करने के लिए बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को हायर करेगा, बहुत सारी फैसिलिटीज लाइक मशीन्स है, रॉ मटेरियल्स है, वो सब प्रोक्योर करेगा. इन द सेम वे डीएम 2, सपोज दिस इज डीएम 1, डीएम 2, डीएम 3, इन द सेम वे तीनों आपके जो डीएम है, दैट इज डिविजनल मैनेजर्स है, वो क्या करेंगे, अपने अपने लिए, अपने डिपार्टमेंट्स के लिए पर्सनल मींस एचआर जो है वो हायर करेंगे, फिजिकल फैसिलिटीज लाइक उनके लिए मशीन, रॉ मटेरियल, जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब प्रोक्योर करेंगे. सो अभी क्या है, एवरी डिपार्टमेंट procure the same things ना for different different purposes, like उनको अलग अलग प्रोडक्ट बनाने, बट दिस विल बिकम द कॉस्टली, बिकॉज एवरी पर्सन, आपको जो भी एचआर हायर होंगे उनको आपको सैलरी देना है, जो भी आप प्रोक्योर करेंगे फिजिकल मटेरियल, फिजिकल रॉ मटेरियल्स, उसके लिए यू हैव टू पे टू द सप्लायर्स. सो दिस विल बिकम द समवॉट कॉस्टली प्रोसेस एंड इट इज अनइकोनॉमिकल. सो दैट इज व्हाई दिस काइंड ऑफ डिपार्टमेंटेशन इज जनरली यूज्ड इन द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ये अनसुटेबल होता है आपके स्मॉल फर्म्स के लिए. नाउ सेकेंड, दिस विल रिक्वायर द मोर पर्सन फॉर जनरल मैनेजर्स एबिलिटी, बिकॉज यहाँ पे आपको ये जो डीएम है, दिस आर द पर्सन हु हैव द एबिलिटीज सिमिलर टू योर जीएम. ठीक है, सो ऐसे आपको डीएम का पोजीशन फुलफिल करने के लिए बहुत सारे जीएम की जरूरत है. ठीक है, सो दिस विल समवॉट इंक्रीज द प्रॉब्लम टू द टॉप मैनेजमेंट, बिकॉज टॉप मैनेजमेंट हैज टू फाइंड आउट द पर्सन हु हैज द जीएम काइंड ऑफ एबिलिटीज, एंड उनको यहाँ पे पोजीशन करना, उनके लिए सैलरी देना, उनके लिए रेन्यूमरेशन देना, इट इज समवॉट डिफिकल्ट फॉर देम. Okay, now the third one, that is geographical or the territory based departmentation. So geographical or territory based departmentation is generally followed in such kind of organization which are widely dispersed, like बहुत सारे locations में available होता है. Let us say an example like mostly followed in service industries like your transport है, your bank है, and your insurance companies जो हैं. ठीक है, जिसका क्या कस्टमर बेस बहुत वाइड है, एंड ऑल्सो दे आर स्प्रेड इन द होल कंट्री. ठीक है, लेट्स से एन एग्जांपल, वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ रेलवे. सो रेलवे में कितने डिविजन्स हैं, एनीवन कैन से, बताओ कितने डिविजन्स है रेलवे के. इंडियन रेलवे, आई आर, लेट मी राइट दिस, आई आर, इंडियन रेलवे के कितने डिविजन्स हैं. बिलासपुर में कौन सा डिवीजन है, anyone is listening here or not. साउथ मैम ईस्ट टोटल 70 डिवीजन है. नहीं, ठीक है, जितने भी डिवीजन है, लेट मी नेम फ्यू ना, कि कितने डिविजन हम यहाँ पे याद कर सकते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. एसीसीआर, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, जो जिसका आपका हेडक्वार्टर बिलासपुर में है. ठीक है, इन द सेम वे है आपका नॉर्दर्न रेलवे. ठीक है, सेंट्रल रेलवे, और वी कैन से ये वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, ईस्टर्न रेलवे. ठीक है, इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे रेलवे है जो एक दूसरे को मिक्स मिक्स करके बनाए, जैसे आपका एक नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, NER. ठीक है, जो असम मेघालय इधर तरफ के रीजन के लिए बनाया. तो देखो ये क्या है, आपका इंडियन रेलवे इज अ वाइड स्प्रेड ना, लाइक ये आपकी पूरी कंट्री में फैला हुआ है, इन द सेम वे कि ये इसके बहुत सारे डिवीजन कर दिए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी, लाइक SECR है, NR है, CR, ER, WR और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे. सो ये क्या करता है, उस पर्टिकुलर एरिया और लोकेलिटी के पीपल के नीड के बेसिस पे वर्क करता है, कि वहाँ किस टाइम पे ट्रेन चाहिए, कौन से टाइम पे ट्रेन नहीं चाहिए, कितनी हाई स्पीड की ट्रेनें चलनी, कितनी लोकल ट्रेनें चलनी है. ठीक है, वो उस एरिया या उस लोकेशन के हिसाब से दे विल प्लान. सो दैट डिपार्टमेंटेशन इज नोन एज अ ज्योग्राफिकल और अ टेरिटरी बेस्ड डिपार्टमेंटेशन. ओके, now the advantages, that is benefits of local operation, I have already explained. Now managers know the need and requirement of local market. ठीक है, company can meet the demand of various regions more effectively. ठीक है, जैसा जैसा रीजन है उस हिसाब से आपको नीड होती है. लाइक लेट्स से एन एग्जांपल ऑफ SECR, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे. सो हमको क्या है, मोस्ट ऑफ द, देखना मॉर्निंग के टाइम पे ऐसी बहुत सारी ट्रेनें हैं जो बिलासपुर टू रायपुर और या बिलासपुर टू दुर्ग चलती हैं, और इन द सेम वे इवनिंग के टाइम में रायपुर या फिर दुर्ग टू बिलासपुर या फिर आपका इधर रायगढ़ ऐसे चलती हैं, क्योंकि इस टाइम पे नीड है. मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज क्या होते हैं, जो अगर रायपुर और आपके भिलाई में वर्क कर रहे होते हैं, वो इवनिंग टाइम में या तो अपने होम में रिटर्न आते हैं, घर आते हैं, या फिर मॉर्निंग टाइम में वो जाते हैं. ठीक है, सो इस तरीके से प्लान करना पड़ता है दैट कि कौन से रीजन में किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट है. ओके, नाउ बेटर अटेंशन और सर्विसेज टू द लोकल कस्टमर. ठीक है, बिकॉज दिस आर फॉर्म्ड फॉर टू सर्व टू द लोकल कस्टमर.
ओके। नाउ एक्सपेंशन ऑफ अ बिजनेस ऑन डिफरेंट रीजन, ठीक है, जैसे आपका आप चाहे तो बहुत सारे जो आपकी ट्रेन्स है वो अभी बहुत सारे अनरीच्ड एरिया में भी पहुंच रही हैं। पहले क्या होता था कि सारी जो है हर लोकेलिटी और वीकेंड से हर शहर तक या हर छोटे छोटे गांवों तक नहीं था। अब बहुत सारे जो ऐसे रेलवे स्टेशन बन रहे हैं जो आपके जो दूर के गांव है वहां तक भी पहुंच रहे हैं। ओके, so this is about now disadvantages, that is there is a multiplication of physical facilities। कॉमन सी बात है दैट कि आपको सेम फैसिलिटीज बहुत सारे लोकेशन में लगाना पड़ेगा। अगर आपका एक एक जो आपका विलेज है और दूसरा विलेज है देयर इसके बीच का डिफरेंस सिर्फ 5 किलोमीटर, बट स्टिल यू हैव टू लाइक पटरियां बिछानी ही पड़ेंगी तभी तो ट्रेन वहां जा पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है आपका फिजिकल फैसिलिटीज का। प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेशन बिटवीन द वेरियस रीजनल ऑफिसर्स, कॉमन सी बात है दैट देर ऑफ यहाँ पे ह्यूज आपका ऑर्गेनाइजेशन हो गया, बहुत सारे लोकेशंस हो गए, बहुत सारी फैसिलिटीज हो गए। सो वहाँ पे प्रॉब्लम जो होता है इंटीग्रेशन का। नाउ प्रॉब्लम्स इन प्रोवाइडिंग सेंट्रलाइज्ड सर्विसेज टू वेरियस डिपार्टमेंट्स विच आर लोकेटेड इन डिफरेंट रीजन। सो बहुत सारे रीजन हो जाने की वजह से क्या होता है, एक सेंट्रलाइज्ड डिसीजन या सेंट्रलाइज्ड सर्विसेज जो होती है समटाइम्स नहीं प्रोवाइड होती। लाइक नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, इट्स समथिंग जहाँ पे मॉर्निंग जो होता है सुबह 5-4 बजे ही हो जाता है, बट इन केस ऑफ वेस्टर्न रेलवे जहाँ पे हम गुजरात की बात करें, गुजरात में 7 बज जाएगा, 8 हो जाएगा तो भी आपका सन प्रॉपरली राइज नहीं हुआ रहता। सो दिस आर द प्रॉब्लम्स, लाइक हम उसका एक सेंट्रलाइज्ड वे में उसको सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सॉरी next is the customer based departmentation. So customer based departmentation is generally followed in which organization, जहाँ पे बहुत सारे customers होते हैं and our services और जो हमारे organization के services to be very precise उनको हम लोग classify करते हैं on the basis of customer need। ठीक है, so different classes of customer जो होते हैं उनकी different need होती है। so on the basis of that जो हमारा organization है उसको भी हम लोग different departments में divide करते हैं on the basis of customer। ठीक है, दैट इज प्रोवाइडिंग टू प्रोवाइड द स्पेशलाइज सर्विसेज टू द कस्टमर। सो लेट्स से एन एग्जांपल, लाइक कि आपकी एक ऐसी इंडस्ट्री है लाइक आपकी जो सर्विसिंग इंडस्ट्री, या फिर वी कैन से लेट्स एन एग्जांपल ऑफ एजुकेशनल इंडस्ट्री। ठीक है, हम टीचिंग डिपार्टमेंट्स हैं तो एजुकेशनल इंडस्ट्री की बात करते हैं। सो एजुकेशनल इंडस्ट्री में किस टाइप का आपके इंडस्ट्रीज हो सकते हैं, लाइक कि एक होता है हमारा रेगुलर जो कॉलेज करते हैं वो वाले कॉलेजेस खुल सकते हैं। इसके साथ ही साथ होता है लाइक आप कुछ इवनिंग कोर्सेज वाले भी कॉलेजेस ओपन कर सकते हैं। ठीक है, कुछ करस्पॉन्डिंग कोर्सेज वाले खोल सकते हैं, या फिर वी कैन से द पार्ट टाइमर्स। ठीक है, करस्पॉन्डिंग कोर्सेज या फिर वी कैन से पार्ट टाइमर्स। ठीक है, इस तरह के कोर्सेज व्हाट वी कैन डू, वी कैन ओपन इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। सो ये क्या है, कस्टमर के नीड के हिसाब से है, बिकॉज सम स्टूडेंट्स आर देयर हु वांट द रेगुलर कोर्सेज, तो उनके लिए रेगुलर कोर्सेज है। कुछ जो ऐसे स्टूडेंट है जो मॉर्निंग में वर्क करते हैं तो उनके लिए इवनिंग कोर्सेज है, बट दे आर रेगुलर ना। रेगुलर मीन्स आप डेली क्लासेस आते हैं, बट इवनिंग क्या है, इवनिंग इज फॉर दोज पर्सन हु आर जनरली इंगेज इन सम काइंड ऑफ एक्टिविटी या फिर कुछ वर्क कर रहे होते हैं जस्ट टू अर्न द लाइवलीहुड। एंड कुछ होते हैं करस्पॉन्डिंग कोर्सेज या फिर जिनको बोलते हैं हम लोग पार्ट टाइम। ठीक है, सो ये क्या है, टोटली बेस्ड है ऑन अ कस्टमर नीड या कस्टमर की डिमांड के हिसाब से। ओके, नाउ एडवांटेजेस, दैट इज फोकस ऑन स्पेशल नीड ऑफ अ डिफरेंट कस्टमर। ठीक है, अंडरस्टूड है, अभी मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। नाउ सेकंड वन इज दैट देर इज अ ग्रेटर customer satisfaction because you are basically providing the services to the customer according to their needs, so automatically there is a customer satisfaction. Now disadvantages, that is problems of coordination might pose difficulty। हाँ, यहाँ पे समवॉट डिफिकल्टी हो जाती है, बिकॉज देखो बहुत एक ही कॉलेज है, एक ही इंस्टीट्यूशन है, उसमें आप बहुत सारे कोर्सेज चला रहे हैं। सो समटाइम्स देर इज अ प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ कोर्सेज। नाउ देर इज अनइक्वल डेवलपमेंट ऑफ कस्टमर ग्रुप, बिकॉज आप जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं दे हैव द समवॉट ग्रेटर नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस की व्हाट आर बीइंग टॉट टू देम, कि हमारे क्लासेस में हमको क्या क्या पढ़ाया गया या क्या नहीं पढ़ाया गया। बट इन केस ऑफ लाइक योर पार्ट टाइमर्स और करस्पॉन्डिंग कोर्सेज, उनके पास क्या होता है, इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि बिकॉज दे आर द पार्ट टाइमर्स। सो वो क्या करते हैं, जनरली स्टडी करते हैं व्हेन द एग्जाम विल केम, जैसे एग्जाम आता है उसके पहले 1 मंथ पहले या 15 डेज पहले दे विल स्टडी, सो दे हैव अ वेरी लिमिटेड नॉलेज। Okay, so these are the advantages and disadvantages of customer based departmentation. Now next is process based departmentation. Okay, so process based departmentation is also known as equipment based departmentation.
ठीक है। सो क्या होता है जनरली हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, अंडर दिस कैटेगरी वी विल डिवाइड द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट प्रोसेस विच आर बीइंग हेल्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं लाइक टेक्सटाइल या फिर ऑयल प्रोडक्शन। सो टेक्सटाइल के केस में क्या क्या आपके डिपार्टमेंटेशन हो सकते हैं, लाइक एक स्पिनिंग का डिपार्टमेंट हो सकता है, एक डाइंग का डिपार्टमेंट हो सकता है, एक वीविंग का डिपार्टमेंट हो सकता है, एक फिनिशिंग का डिपार्टमेंट हो सकता है। इन द सेम वे एक डिजाइनिंग का भी डिपार्टमेंट हो सकता है कि कपड़े में कौन से टाइप का डिजाइन बनेगा। प्रिंट वाले कपड़े होते हैं ना, लाइक आपका क्या कहते हैं, कलमकारी प्रिंट होता है ये, और बहुत सारे टाइप के प्रिंट्स होते हैं, है ना? यस और नो? Yes, ma'am. और रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वेयर दे आर स्लीपिंग? यस मैम। No, ma'am. टेक्सटाइल के अंदर कितने काइंड ऑफ प्रोसेसेस हो सकते हैं बताओ, अंडर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या क्या प्रोसेसेस हो सकते हैं? हाँ, Like it's shown here, spinning, dyeing, weaving, finishing. इसके अलावा बताओ और क्या हो सकता है? इसके अलावा हम्म जैसे मैंने बताया यहाँ पे देखो, एक डिजाइन डिपार्टमेंट हो सकता है, बिकॉज क्या होता है कपड़ों के ऊपर प्रिंट्स होते हैं, डिजाइन होते हैं, है ना? डिजाइन। इसके साथ ही साथ आप एक एम्ब्रॉयडरी के लिए भी डिजाइन के लिए भी एक अलग डिपार्टमेंट बना सकते हैं। ठीक है, और इतने डिपार्टमेंट्स काफ़ी है जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एडवांटेजेस, दैट इज देयर इज अ स्पेशलाइज्ड प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि आपको क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी टास्क थे इसको आप क्या कर रहे हैं, प्रोसेस में डिवाइड कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाता है, स्पेशलाइजेशन इन प्रोसेस, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अंडरस्टूडेबल है। नाउ नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ प्लांट इज ईजी। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, सारे प्रोसेसेस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं, तो जो भी उनका मेंटेनेंस है उस प्रोसेस के अंदर जो भी मशीन्स चाहिए, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है, आइदर इट में भी मशीन और मटेरियल, ठीक है, और मैन, उनका जो मेंटेनेंस है वो इजी हो जाएगा। नाउ मोस्ट इफिशिएंट एंड अ बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट यू कैन मैन्युफैक्चर, बिकॉज अगर प्रॉब्लम आता है किसी भी स्टेज में, ठीक है, सपोज डाइंग स्टेज में प्रॉब्लम आता है, सो यू कैन एनकाउंटर दैट ना, कि हमारा डाइंग में कलर जो है ज़्यादा डार्क हो गया है, या फिर यू हैव लाइक कलर जो प्रॉपर नहीं हो पाया है, सो यू कैन डू दैट डाइंग प्रोसेस अगेन ना, आप फिर से उस डाइंग प्रोसेस को कर सकते हैं ताकि आपका जो कपड़ा है उसमें प्रॉपर एक साथ ही कलर चढ़े। Okay, now next is limitations, that is work of each process is dependent on the total process and it can arise conflict between the people. क्या होता है आपका जो नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो डिपेंडेंट होता है आपके लास्ट प्रोसेस पे। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल में देखो, लाइक आपको अगर वीविंग करनी है कपड़े की, ठीक है, सो इसके पहले क्या है, आपका डाइंग है। ठीक है, सो ये जो है प्रोसेस एक दूसरे के ऊपर इंटर रिलेटेड होते हैं, लाइक कि अगर स्पिनिंग वाला डाइंग को, स्पिनिंग डिपार्टमेंट वाला डाइंग डाइंग के लिए जब तक क्लॉथ नहीं देगा तब तक वो आगे वीविंग में नहीं जाएगा, वीविंग वाला फिनिशिंग में नहीं जाएगा। सो जो भी यहाँ पे जो प्रोसेसेस होते हैं, दैट प्रोसेस आर डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस प्रोसेस। सो यहाँ पे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है बिटवीन द पीपल। ठीक है, अगर किसी भी टाइप का मिसमैनेजमेंट होता है तो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अथॉरिटी। ओके, सो अथॉरिटी क्या होता है, अथॉरिटी इज जनरली रिफर्स टू द राइट विच आर गिवन टू द मैनेजर्स, दैट की दे हैव द राइट टू गिव ऑर्डर। ठीक है, मैनेजर्स के पास क्या होता है, राइट होता है कि वो ऑर्डर दे सकते हैं अपने डिपार्टमेंट में, अपने एम्प्लॉयज को, एंड ऑल्सो डेलीगेट दैट की दैट हु आर रिस्पॉन्सिबल टू डू दैट टास्क। ठीक है, सो राइट रिफर्स टू द राइट इनहेरेंट इन द मैनेजरियल पोजीशन, की जो मैनेजर की पोजीशन है उनमें क्या क्या राइट्स इनहेरेंट है, टू गिव द ऑर्डर एंड एक्सपेक्ट द ऑर्डर टू बी ओबेड। ठीक है, कि वो कौन कौन से ऑर्डर दे सकते हैं अंडर दिस मैनेजरियल पोजीशन, एंड दैट ऑर्डर मस्ट बी ओबेड बाय द एम्प्लॉयज। ओके, सो अथॉरिटी में बी डिफाइंड एज द पावर टू मेक द डिसीजन। सो अथॉरिटी में क्या होता है, जनरली द मैनेजर्स जो होते हैं, मैनेजर्स के पास दे हैव द पावर टू मेक द डिसीजन विच विल गाइड द अदर पर्सनस फॉर देयर एक्शंस। ठीक है, अदर पर्सनस मीन्स द एम्प्लॉयज जो होते हैं उनको क्या करते हैं, गाइड करते हैं कि उनको कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म करने हैं अंडर दैट ऑर्डर। ठीक है, सो इस रिलेशनशिप में जनरली टू इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व, वन इज सुपीरियर एंड अदर पर्सन इज नोन एज अ सबऑर्डिनेट।
ठीक है, बिकॉज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप तभी आएगी जब व्हेन देयर इज अ टू पर्सन, फर्स्ट एंड सेकंड, द फर्स्ट वन इज द मैनेजर और द सेकंड one is the employee. So manager, he can also be named by supervisor, and individual or an employee is also known by the term subordinate. Okay. Now next is like authority has a three important underlying principle. So तीन important principle क्या है, that authority is based on organizational position. जो आपकी authority होती है organization में, वो based होती है आपकी organizational position में. Like a GM of marketing has the same responsibility as that of GM of finance. ठीक है, GM of marketing has the same responsibility as that of GM of finance. ठीक है, because both are in the same position. ठीक है, भले ही वो डिपार्टमेंट अलग है, बट स्टिल दे हैव द सेम what we can say, same kind of responsibility, same kind of authority to give the order, and same kind of authority to report to the higher authorities. ठीक है, उनके पास क्या क्या होता है, उनके पास अथॉरिटी होता है कि वो अपने जो इम्प्लॉयज है उनको प्रॉपरली ऑर्डर दे सकें, साथ ही साथ ये देख सकें कि नीचे आपके इम्प्लॉयज है उन्होंने प्रॉपर वर्क किया कि नहीं, उनका रिपोर्ट आपको सबमिट किया कि नहीं, एंड ऑल्सो हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी की उनके हायर लेवल पे जो क्या व्हाट वी कैन से, लाइक जीएम के ऊपर वी कैन से लाइक एग्जीक्यूटिव, लाइक सीईओ, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उनको वो प्रॉपर रिपोर्ट दे सकें. ओके. So this is authority का first principle. Now second one, that is authority is accepted by subordinates. ठीक है, so authority ऐसा नहीं है कि like यहाँ हमने देखा ना, like कि authority के लिए there is a two person which is required, minimum two person, like एक subordinate and एक सुपीरियर. सो अथॉरिटी कौन एक्सेप्ट करेगा, अब ऐसा तो नहीं मैनेजर ही विल गिव द ऑर्डर एंड एक्सेप्ट द सेम ऑर्डर, ऐसा नहीं हो सकता. सो अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने के लिए एक सबऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, सो हियर द सबऑर्डिनेट कंप्लाई बिकॉज दे बिलीव दैट द मैनेजर्स हैव द लेजिटिमेट राइट टू इशू ऑर्डर. सो यहाँ पे जो एम्प्लॉयज हैं उनको लगता है कि जो हमारे हमारे ऊपर लेवल पे जो भी क्या व्हाट वी कैन से ऊपर लेवल पे जीएम है या फिर जो सुपरवाइजर्स हैं, दे हैव द अल्टीमेट अथॉरिटी to issue the order to us, and we have to follow that order. So that authority is accepted by subordinates. Understood? कहाँ है, कोई किसी की आवाज ही नहीं आ रही है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ आ रहा है? Ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Now the third one, that is authority flows down the vertical hierarchy. कॉमन सी बात है, like कि let's say like ये एग्जांपल लेते हैं, सीईओ, ठीक है, यहाँ पे है आपके जीएम ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, फिर इनके अंदर है बहुत सारे एम्प्लॉयज. सो आपका जी आपकी जो अथॉरिटी है या फिर वो क्या होती है, एक वर्टिकली फॉलो होती है ऐसे, लाइक सीईओ विल गिव ऑर्डर्स टू द जीएम ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड द जीएम विल गिव ऑर्डर्स टू द एम्प्लॉयज ऑफ देयर डिपार्टमेंट. ठीक है, सो पोजीशन जो होती है टॉप अथॉरिटी की, वो जो होती है फॉर्मल, वो हायर होती है एज कम्पेयर टू योर लोअर अथॉरिटी. यहाँ पे जो है वो अथॉरिटी, वेयर इज कर्सर, हाँ, सो सीईओ है, इसके पास अथॉरिटी जो होती है वो समवॉट ग्रेटर होती है, एंड आपके जो एम्प्लॉयज होते हैं यहाँ लास्ट तक, इनके पास अथॉरिटी जो होती है बहुत लेस होती है, एंड दिस विल फॉलो इन वर्टिकल डायरेक्शन. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, व्हाट इज द टाइम? 11:32. इसमें और क्या टॉपिक है? ओके, ये जो टॉपिक है ये हम और फिनिश कर लेते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज दैट इज अथॉरिटी कम्स इनटू द थ्री टाइप्स. तो आपकी अथॉरिटी जो होती है वो तीन तरीके की होती है. दैट इज फर्स्ट वन इज द लाइन अथॉरिटी, सेकेंड वन इज द स्टाफ अथॉरिटी, एंड द थर्ड वन इज योर फंक्शनल अथॉरिटी. ठीक है, सो लेट अस स्टडी दिस लाइक क्या क्या होते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट वन इज द लाइन अथॉरिटी. सो लाइन अथॉरिटी क्या होती है, लाइक द बेसिक अथॉरिटी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वेयर द अल्टीमेट अथॉरिटी होती है आपके मैनेजर्स के पास, जो क्या कर सकते हैं, वो आपको कमांड कर सकते हैं किसी भी वर्क को करने के लिए. दे विल डिसाइड और मेक सम काइंड ऑफ डिसीजन. दे विल अप्रूव कुछ जो भी आपने प्रपोजल रखा है या कोई रिपोर्ट दी है, ठीक है, उसको अप्रूव कर सकते हैं. दे ऑल्सो हैव द अथॉरिटी टू डिसअप्रूव ना, अगर अथॉरिटी उनको अप्रूव करने की, तो दे ऑल्सो हैव द अथॉरिटी टू डिसअप्रूव, and either directly or indirectly they are responsible for the all the activities which are going in a particular department.
ठीक है. सो लाइन अथॉरिटी गिव्स द मैनेजर द राइट टू डायरेक्ट द वर्क ऑफ हिज और हर एम्प्लॉयज एंड टू मेक मेनी डिसीजंस विदाउट कंसल्टिंग द अदर्स. ठीक है. सो यहाँ जो लाइन मैनेजर्स है, ही हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी, वी कैन से ही हैज अथॉरिटी टू मेक डिसीजन रिलेटेड टू हिज और हर डिपार्टमेंट. ठीक है. उसके डिपार्टमेंट, उसके एम्प्लॉयज, उसके डिपार्टमेंट में जो भी वर्क हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, उससे रिलेटेड डिसीजन लेने की कंप्लीट अथॉरिटी है. यहाँ पे क्या होता है, लाइन मैनेजर जो होते हैं वो कंसल्ट नहीं करते हैं अदर मेंबर्स के साथ. ठीक है. आइदर वो सबऑर्डिनेट्स के साथ कंसल्ट नहीं कर सकते हैं, या फिर वो सेम अथॉरिटी पे कोई और आपके मैनेजर्स होंगे, लाइक जीएम मैनेजर, ही कांट क्या कहते हैं, कंसल्ट विद जीएम फाइनेंस. ठीक है. यहाँ पे किसी भी टाइप का कंसल्टेशन नहीं होता है. ओके. सो लाइन मैनेजर्स आर ऑलवेज इन चार्ज ऑफ एसेंशियल एक्टिविटीज. ठीक है. लाइक क्या क्या एसेंशियल एक्टिविटीज होती हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन में, लाइक सेल्स है. इफ इट इज अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो सेल्स के लिए, मार्केटिंग के लिए उसका कितना सेल्स वॉल्यूम आ रहा है, हाउ टू मार्केट द प्रोडक्ट एंड मार्केट रिसर्च. ठीक है. सो ये सारी चीज़ों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द लाइन अथॉरिटी. ठीक है. नाउ सेकेंड वन इज द स्टाफ अथॉरिटी. ठीक है. सो स्टाफ अथॉरिटी क्या होता है, सपोर्ट करता है आपकी लाइन अथॉरिटी को. ठीक है. बाय द नेम स्टाफ से ही पता चल रहा है दैट स्टाफ अथॉरिटी विल सपोर्ट द लाइन अथॉरिटी. यहाँ क्या होता है, आपका जो लाइन मैनेजर्स होता है, ही हैव द राइट टू टेक एडवाइस. एडवाइस कर सकते हैं, उनको सर्विसिंग दे सकते हैं, असिस्टिंग कर सकते हैं. कौन, स्टाफ अथॉरिटी में जो पीपल हैं. सो दिस टाइप ऑफ अथॉरिटी इज, ये जो होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है. ठीक है. लाइक दे कैन ओनली एडवाइज. ठीक है. कुछ एडवाइस दे सकते हैं, उनको कुछ सर्व कर सकते हैं, उनको किसी एक्टिविटी में असिस्ट कर सकते हैं, बट दे नॉट हैव द राइट टू लाइक गिव द ऑर्डर्स. ठीक है. उनके पास ऑर्डर देने की अथॉरिटी नहीं है आपके स्टाफ अथॉरिटी के पास. ठीक है. सो लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, लाइक एक असिस्टेंट दिया गया है एक डिपार्टमेंटल हेड को. ठीक है. जो आपके स्टाफ अथॉरिटी के अंदर है. ठीक है. जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो मैं बता रही हूँ. लाइक एक असिस्टेंट असाइन किया गया किसी डिपार्टमेंट में अंडर द स्टाफ अथॉरिटी. सो वो क्या कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है एक्टिविटी को, लाइक सम डेज लेट से कि जो उस डिपार्टमेंट का हेड है वो नहीं आया है, तो वो उसके बदले में उस अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकता है. ठीक है. उसको एडवाइस कर सकता है. ठीक है. आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उनको एडवाइस कर सकता है, सजेशन दे सकता है, बट दे डोंट हैव टू बी ओबेड. ठीक है. वो जरूरी नहीं है कि वो सारी चीजें जो भी उसने एडवाइस दी, सजेशन दी है, वो हेड जो है वो उसको फॉलो करे या उसको ओबे करे. या द डिपार्टमेंट हेड में ऑल्सो गिव द असिस्टेंट द अथॉरिटी टू एक्ट, सच एज द राइट टू साइन ऑफ द एक्सपेंस रिपोर्ट और द मेमोज. यहाँ पे क्या है, आपका जो लाइन अथॉरिटी पे जो हेड है, वो स्टाफ अथॉरिटी को कुछ अथॉरिटीज डेलीगेट भी कर सकते हैं, लाइक कि यू हैव द दिस काइंड ऑफ अथॉरिटी, लाइक कि आप कुछ एक्सपेंसेस हैं उससे रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर डिसीजन ले सकते हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं उनमें आप साइन कर सकते हैं. ठीक है. इस टाइप की अथॉरिटी जो है दी गई है, दी जा सकती है टू स्टाफ अथॉरिटी बाय द लाइन अथॉरिटी. बट इन सम केसेस, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ स्टाफ अथॉरिटी इज टू एडवाइस द लाइन अथॉरिटी. वहां सिर्फ एडवाइस दे सकता है, सर्विस कर सकता है, या फिर उनको असिस्ट कर सकता है किसी एक्टिविटी में. ठीक है. यहाँ जो स्टाफ अथॉरिटी का स्कोप है दैट इज वेरी लिमिटेड. Okay, now the last one, that is functional authority. सो फंक्शनल अथॉरिटी क्या होता है, लाइक वेयर आपके जो भी एक्टिविटीज होते हैं किसी भी इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंट्स के, उसको हम लोग क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस जो भी हेड होते हैं उनको दे देते हैं. लाइक फंक्शनल अथॉरिटी इज एन अथॉरिटी डेलीगेटेड टू द इंडिविजुअल और डिपार्टमेंट ओवर द स्पेसिफिक एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द पर्सनल्स इन अदर डिपार्टमेंट. हियर द स्टाफ मैनेजर्स में हैव द फंक्शनल अथॉरिटी. यहाँ पे जो स्टाफ मैनेजर्स हैं उनको फंक्शनल अथॉरिटी मिल सकती है, मीन्स दैट दे कैन इशू द ऑर्डर. ठीक है. बट विथ नैरो लिमिट, बहुत ही नैरो लिमिट. अगर आपकी लाइन अथॉरिटी में जो पीपल हैं, ठीक है, लाइन अथॉरिटी पे जो मैनेजर है, वो अगर स्टाफ अथॉरिटी को किसी भी टाइप की अथॉरिटी देता है, सो दैट इज वेरी वेरी लिमिटेड एंड बहुत ही नैरो होता है. Okay. For example, the supervisors in a manufacturing plant may find that their immediate boss have the line authority. उनका जो immediate boss है उनके पास line authority है over them. ठीक है. And but the someone in the corporate headquarter may also have the authority over the sum of the activities or the decisions. ये क्या बोल रहा है, लाइक कि एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, यहाँ पे आपके जो है लाइन अथॉरिटी में है आपके जनरल मैनेजर्स. ठीक है. एंड इनके अंडर है कुछ सुपरवाइजर्स. ठीक है. सो सुपरवाइजर्स के लिए मेन लाइन अथॉरिटी कौन है, ये जो जीएम है यहाँ. ठीक है. बट यहाँ पे सपोज कोई हेडक्वार्टर होगा,
उस हेडक्वार्टर में कोई पर्सनल या फिर कोई HR एम्प्लॉयड होगा, ही ऑल्सो हैव द सम काइंड ऑफ स्टाफ और फंक्शनल अथॉरिटी, ठीक है। वो फंक्शनल अथॉरिटी रहेगा कि वो कुछ एक्टिविटीज से रिलेटेड जो डिसीजन है वो दे सकता है, बट नॉट फॉर ऑल द एक्टिविटीज या फिर ऑल द फंक्शंस, ठीक है। सो दैट इज नोन एज द फंक्शनल अथॉरिटी। अंडरस्टूड? हैव यू अंडरस्टूड? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. ओके